Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप अपना जो वर्क है वो डेली प्रॉपर वे में कर रहे हैं और डेली आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको रूटीन से लर्न भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। क्लास 12th हिस्ट्री में हम ऑलरेडी सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था एंड दैट इज़ द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण किस टाइप से हुआ, किस प्रकार से बना। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स के हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और चैप्टर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आप बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मूव द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसमें हमने रीड किया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि पूरे के पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स चीज़ें रखी जाएंगी, किस प्रकार से लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, पूरी की पूरी जो फ्रेमिंग रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, वो रखी गई थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात की थी एक कि इंडिया का जो संविधान है वो सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबा संविधान है और इसको बनने में टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था। वाई वॉज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस ऑन 26 जनवरी 1950। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था बनकर, तो उसके बाद इसको जो लागू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, वो 26 जनवरी को किया गया। क्योंकि 26 को हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रिपब्लिक डे है वो मनाते हैं। तो क्यों किया गया था, ऐसा क्या कारण था? बिकॉज इट वॉज द 20th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिकल डे ऑन विच द कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स फाइनल गोल। यानी कि इसकी जो एनिवर्सरी थी, 20वीं एनिवर्सरी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी 26 जनवरी को। तो इसी दिन को चूज़ किया गया कि हमारा जो देश है उसमें हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसी कारण जो कांग्रेस ने जब डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें और यही हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है, इस बात को जब रखा गया सामने, तो वो कौन सा दिन था, 26 जनवरी का दिन था। 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के सामने मांग रखे कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे 26 जनवरी को रखा गया था। और एक यही रीज़न दिया गया, यही कारण था कि हमारा जब देश रिपब्लिक बना, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके लिए हमने कौन सा डे चूज़ किया था, 26 जनवरी का चूज़ किया था। तो हमारे संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा संविधान सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में और इस संविधान को अलग अलग लोगों ने, यानी कि जो मेंबर्स थे सभी ने अलग अलग कंट्री के संविधान को रीड किया, वहाँ से जो बहुत अच्छी बातें थी, वहाँ पर जो आइडियाज़ थे उनको अडॉप्ट किया और उसके बाद अपने संविधान को हमने कंप्लीट किया है। When was the drafting committee formed? Who was its chairman? एक कमेटी बनाई गई थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए जो असेंबली बनी हुई थी उसमें, तो उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। प्रारूप समिति क्या थी, कब इसको बनाया गया और इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो हेड बनाए गए थे वो कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो बनाई गई, कब बनाई गई थी, 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। इट मीन्स आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त 1947 को हमारी जो संविधान सभा थी उसमें एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी कौन सी थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और इसके जो हेड बनाए गए, जो चेयरमैन बनाए गए थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज इट्स चेयरमैन, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को हेड बनाकर एक कमेटी का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका मेन क्या था, इसका प्रारूप तैयार करना कि हमारा जो संविधान है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसका क्या प्रारूप रहेगा,
ये सारी की सारी चीज़ें इस कमेटी को देखनी थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। साथ में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संविधान के निर्माण में। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन एंड अंडर विच स्कीम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म। अब जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी, संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान सभा कब फॉर्म की गई थी और इसमें जो असेंबली फॉर्म की गई थी उसका क्या मेन कारण था कि किस प्रकार से मेंबर उसमें इलेक्ट किए गए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वॉज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन स्कीम। हम सभी ने जब चैप्टर रीड किया तो इसमें हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था कि किस प्रकार से भारत को इंडिपेंडेंस दी जाए, किस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाए। और कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? 1946 में आया था। और इन्होंने यहाँ पर आकर जो सारे के सारी चीज़ें थी इंडिया में वो देखी। उसके बाद इन्होंने जो असेंबली थी उसको बनाने का सुझाव दिया कि भारत के संविधान निर्माण होगा, उसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया को दी जाएगी। तो कैबिनेट मिशन ने जब अपने सुझाव दिए तो उसके बाद हमारी जो संविधान सभा थी उसको फॉर्म की गई अक्टूबर 1946 में। और इसमें जितने भी मेंबर इलेक्ट हुए, हमने बात की थी कि 300 मेंबर इलेक्ट हुए थे, वो सारे जो प्रोविंस थे उनसे इलेक्ट होकर आए थे। हमारे इंडिया में जितने भी प्रोविंस थे उनसे इलेक्ट होकर आए थे। और उसके बाद जो 1947 के बाद जब पार्टीशन हो गया था इंडिया का, तो उसमें 289 जो मेंबर्स थे वो रह गए थे 300 मेंबर्स से। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर इस असेंबली को बनाया गया। इसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट हुए और इन्होंने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी उसका काम स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें मेंशन करनी है 2 आर्गुमेंट्स गिवन बाय बालाकृष्णन शर्मा। ये कौन थे? बालाकृष्णन शर्मा ये एक मेंबर थे हमारे संविधान सभा फॉर द ग्रेटर पावर टू द सेंटर। यानी कि जब हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए कि सेंटर और स्टेट में से सबसे ज़्यादा पावर किसको दी जाए, सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो किसके पास रखी जाए, तो इसमें 2 आर्गुमेंट्स कह सकते हैं दिए गए थे बालाकृष्णन शर्मा के द्वारा। वो कौन कौन से थे जो कि उन्होंने सुझाव दिए, जो कि उन्होंने बताया किस चीज़ के अगेंस्ट में, कि जब कहा गया कि सेंटर को ग्रेट पावर दी जाएगी, यानी कि सेंटर को पावरफुल बनाया जाएगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको। बालाकृष्ण शर्मा सेड द फॉलोइंग थिंग्स इन फेवर फॉर ग्रेटर पावर टू सेंटर। उन्होंने इसके फेवर में 2 ऐसी बातें कही जिनको हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उनके फेवर में जो ग्रेटर पावर दी जा रही थी बालाकृष्ण शर्मा के अकॉर्डिंग। ही सेड स्ट्रॉन्ग पावर, जो स्ट्रॉन्ग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुड प्लान द वेल विंग ऑफ द कंट्री एंड इट कैन मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यानी कि उन्होंने कहा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्रीय सरकार बनेगी, वो हमारी कंट्री को बहुत ही अच्छे से लीड करेगी। तो बालाकृष्णन ने सेंटर को पावर देने के अपने जो उसमें था सबसे मेन रीज़न एक बताया कि अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी तो हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से लीड कर पाएगी। और साथ में इट कैन मोबिलाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। साथ में हमारी कंट्री में, हमारे देश में जहाँ कहीं भी हमारी आर्थिक कह सकते हैं कि जो संसाधन हैं उनको पूरी कंट्री के लिए अवेलेबल करवाएगी और उनको बहुत अच्छे से पूरे के पूरे जो कह सकते हैं कि यूनिटी के तौर पर उनको यूज़ करेगी। सेकंड क्या रीज़न दिया उन्होंने? स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन स्टैब्लिश प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन। कि अगर हम अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाते हैं तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरी कंट्री में, यानी कि जो प्रबंधन है वो हमारे देश का पूरा उचित रूप से रहेगा। और साथ में अगर कहीं से भी कोई भी फॉरेन पावर्स हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो अगर हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करती हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से हमारे देश को उसकी रक्षा कर सकती है। तो ये रीज़न दिए जा रहे थे किसके द्वारा? बालाकृष्णन के द्वारा। कब? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाया जाए। यानी कि जब डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था मेंबर्स के बीच में कि किस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के बीच में किस प्रकार से पावर्स को डिवाइड किया जाए, ज़्यादा शक्ति किसको दी जाए, तो अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग व्यूज़ थे। तो हमने ये जो व्यूज़ देखे वो किसके थे? बालाकृष्णन के थे। सबसे पहले उन्होंने बताया
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से लीड कर सकती है हमारे देश को, जितने भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको पूरे देश में उनकी अवेलेबिलिटी है उनके बेस पर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकेगी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में अगर कहीं से भी कोई भी जो विदेशी ताकतें हैं वो अगर हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करती हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकती है, रक्षा कर सकती हैं। लेकिन अलग अलग मेंबर्स थे, अलग अलग उनके व्यूज़ थे, अलग अलग बातें हो रही थी। उसके बाद दोनों को ही पावर देने के लिए हमारी जो कह सकते हैं जो सब्जेक्ट्स रखे गए जिनको हम रीड कर चुके हैं, हमारे 3 सब्जेक्ट्स मेनली किसमें मेंशन किए गए, हमारे तीनों लिस्ट में मेंशन किए गए। सबसे पहले जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों इस प्रकार से डिवाइड कर दिए गए कि कहीं पर भी पावर को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, ताकि हमारे कंट्री में किसी भी तरह से लेकर कोई डिस्प्यूट स्टार्ट ना हो। तो हमारे मेंबर्स ने बहुत लंबे डिबेट्स के बाद जो पावर का डिवीज़न किया था बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छे से तरीके से कह सकते हैं उसको मेंशन किया, बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस आज मैंने आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर के सभी जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल।